नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि कुछ तो सरकार के रहमो करम पर पड़ रहे हैं, कुछ आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लॉ के छात्रों का, जहां कोल्हान विश्वविद्यालय के सत्र 2019 से लेकर 2022 के लॉ के छात्र सेमेस्टर 1 में प्रमोशन की मांग को लेकर जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने कैरियर का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन से उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए प्रोन्नत किए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने बताया उनके परिजन काफी गरीब है और बेहतर भविष्य के लिए अपना पेट काट कर उन्हें पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 2 साल बर्बाद होने से उनका पूरा करियर तबाह हो जाएगा। और वो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। 2 साल का जो डिले है वो बहुत ही बुरा डिले है। वी ऑल आर वेटिंग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर ब्राइट फ्यूचर। कितने स्टूडेंट हैं? 120 स्टूडेंट्स हैं। 34वें राष्ट्र खेल घोटाले के अभियुक्त आर.के. आनंद की अग्रिम जमानत पर एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में एसीबी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी आर.के. आनंद की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने ही टेंडर में हो रही गड़बड़ी शिकायत की थी, लेकिन उन्हें ही आरोपी बना दिया गया। उनका नाम प्राथमिकी में बाद में जोड़ा गया है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने एसीबी से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। 31 जुलाई से पहले ही एसीबी को जवाब दाखिल करनी है। बता दें कि आर.के. आनंद ने याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत मांगी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से आर.के. आनंद की याचिका खारिज हो चुकी है। हमने यही आधार लिया है कि 4 साल से हम कस्टडी में हैं, क्योंकि सरकार की नई दिशा पॉलिसी की तरफ हम सरेंडर किए थे। तो सरेंडर 4 साल हो गए। 4 साल में अभी तक कोई भी जमानत हमने दाखिल नहीं किया, इसलिए इसमें चाह रहे हैं कि हम जमानत दाखिल होकर नई दिशा के तहत जाके अपना नई शुरुआत करें जिंदगी की। ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद धारण किए थे। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान इनके द्वारा कई बार एनजीओसी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट जैसे महत्वपूर्ण निविदा के संबंध में इनके द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मनमाना रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाए थे। फिलीपींस की राजधानी में हुए तरनजीत सिंह के हुए हत्या के मामले में झारखंड से एक प्रतिनिधि बोर्ड ने देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपते हुए इस मामले में एफआईआर और कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर के सीताराम डेरा निवासी तरनजीत सिंह की हत्या विगत दिनों फिलीपींस के राजधानी मनीला में हुई थी। गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी और वे वहां रेस्टोरेंट संचालक थे। उनके हत्या के बाद भारत देश के सिखों में उबाल है। जमशेदपुर में झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड द्वारा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि वे खुद इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों पर एफआईआर कार्रवाई कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। बोर्ड की ओर से हमारे जो पिछले दिनों में गुरदीप सिंह पप्पू के भगना का फिलीपींस में हत्या हो गई है, उसके न्याय के लिए अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई है। मैं अपने डीसी से अनुरोध करता हूं कि उसके लिए प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन दिए हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय के नाम से भी एक साथ में दिए चिट्ठी दिए हैं। उसको गृह मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि इस पर न्याय मिलना चाहिए, उसको परिवार का जवान बच्चा मर गया है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस परिवार को जरूर न्याय मिले। उन्होंने वहां बिजनेस कर रहा था, उनकी किसी हत्या कर दी गई, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस पर जरूर संज्ञान ले। हमारी जेमको गुरुद्वारा बस्ती के रहने वाले हरजीत कौर की पुत्री लवली का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। शुक्रवार की सुबह हरजीत कौर डॉक्टर से भेंट करने गई थी। इस दौरान थैले में रखे मोबाइल 7,500 रुपए और कई जरूरी कागजात चोरी कर ली गई। हरजीत कौर का कहना है कि उसकी पुत्री का तबियत बिगड़ने पर उसे 10 जुलाई को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन सही इलाज नहीं होने से 12 जुलाई को स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार के निरीक्षण के दौरान उन्होंने इसकी शिकायत सचिव से की थी, जिस पर सचिव द्वारा लापरवाही के आरोप में 2 डॉक्टरों को शोकॉज कर दिया गया था। सचिव के द्वारा किए गए यह कार्रवाई हरजीत कौर को महंगा पड़ गया। सचिव के जाने के बाद से डॉक्टर और कर्मचारी हरजीत को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। हरजीत कौर ने आशंका जताई थी कि उसका परिणाम
स्वरूप चोरी की घटना को अंजाम देकर किया गया। घटना की सूचना भाजपा नेता विकास सिंह को होने पर अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से भेंट कर इसकी शिकायत अस्पताल उपाधीक्षक और अधीक्षक की है। हरजीत कौर ने सांची थाना में ज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर सीसीटीवी के माध्यम से चोर को गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरा उसमें वहाँ पर मोबाइल मैंने नहीं है तो फिर देखा बैग भी नहीं है, चोरी हो गया, मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया, बैग भी डॉक्यूमेंट सारी डॉक्यूमेंट है। मेरे सीरियस पेशेंट हो गया था ना, तो अचानक पूरा घर का डॉक्यूमेंट पूरा आ गया था, जिसमें कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोट कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड और मोबाइल, एंड्रॉइड वाला मोबाइल। वो भी सर हम गरीब आदमी है, मेरा तो औकात नहीं लेने के लिए, किस्ती में मैंने करके लिए है बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कि मोबाइल लिए थे और किस्ती में 7,500 रुपये पैसा था सर। 7,500 ज्यादा नहीं था, 7,500 पैसा था। मोबाइल कितना का था? मोबाइल था मैंने किस्ती करा के मैंने 12,700 का मोबाइल था सर। किस्ती अभी एक किस्ती बाकी है सर। किस अस्पताल में आप? जी MGM हॉस्पिटल में है। मुझे बुलाई और बताई कि उसकी बच्ची की इलाज यहाँ चल रहा है 3 दिन से, और इलाज के लिए दवा खरीदने के लिए चाहे खाने पीने के सामान खरीदने के लिए बैग में इसने 7,500 रुपया रखा था और साथ ही मोबाइल था और सब डॉक्यूमेंट था। सुबह पानी का बोतल में पानी फ्लो ठीक से नहीं हो रहा था, तो ये जब नर्स को बुलाने गई तो उसी दरमियान किसी ने इनका मोबाइल, पर्स और सारा डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया। ये हदबरत हो गई, उन्होंने मुझे खबर किया, मैं आया हूँ। मैं इसकी शिकायत अधीक्षक महोदय करूँगा और अधीक्षक महोदय कहूँगा कि आप इसकी शिकायत ओलीडी थाना में, इसकी शिकायत और साक्षी थाना में करने का काम। 1 महीने बाद भी यौन शोषण करने वाले मंत्री के चालक की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़िता एक बार फिर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। कदमा भाटिया बस्ती की रहने वाली 2 बच्चों की मां के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वाहन चालक मुन्ना सिंह द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पीड़िता ने थाने से लेकर न्यायालय तक इसकी शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की मांग की थी। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आरोपी मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मंत्री द्वारा उसे कार्य से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बावजूद उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसको लेकर एक बार फिर पीड़िता ने एसएसपी के समक्ष गुहार लगाई और आरोपी के खिलाफ शिकायत करते हुए जानकारी दी कि उसके द्वारा लगातार फोन कर केस उठा लेने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने पत्रकारों को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि उसके पहले पति से उसके 2 बच्चे और पारिवारिक विवाद के कारण दोनों अलग रहते थे। इसी बीच 2012 में मंत्री के वाहन चालक मुन्ना सिंह से उसका संपर्क हुआ, जिसके बाद मुन्ना अक्सर उसका घर आना जाना करता था। शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने लगा। इस बीच मुन्ना ने जेसीबी खरीदने के लिए उससे 6.5 लाख रुपए भी लिए और पति से तलाक भी दिलवा दी, लेकिन वह उसे शादी का झांसा देता रहा। पीड़िता ने बताया कि जबकि मुन्ना सिंह भी शादीशुदा है, बावजूद वह इस तरह से शोषण करता था। जब उसे अपने को ठगा महसूस करने लगी तो उसने स्थानीय थाना में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली, जहां से निर्देश मिलने पर स्थानीय थाना ने मुन्ना सिंह के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से पुलिस से बच रही है। उसने आशंका जताई थी कि मंत्री का चालक होने की वजह से आरोपी इसका फायदा उठा रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। समाजसेवी बच्चेलाल भगत ने भी पीड़िता के समर्थन में आगे आए और उन्होंने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। एक पीड़िता को न्याय दिलाने की पहल करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास करना चाहिए कि तुम केस उठा लो और जो मेरा पैसा उनके पास है जेसीबी खरीदने के लिए जो हम दिए थे उनको, वो बोलते हैं कि 1.5 लाख रुपया हम कैश देंगे और बाकी का चेक देंगे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। और मैंने मेरा साथ जो भी वो गलत किए हैं उसका कोई उनको ये नहीं है कि मतलब हम पछतावा नहीं है कि, और बहुत ये में बात करते हैं, क्या बोले, बहुत ये में माने कि हम लोग को ये रफ पुटानी जिसको बोलते हैं, बहुत मतलब अपना पद का वो गरिमा दिखा रहे हैं। हाँ, कुछ भी है वो तो उन्हीं को पता है उनका तो क्या है। ये जो फोन में जिस तरह से आपसे बात किया, इसे क्या मानेंगे आप, धमकी? देखिए फोन में वो मेरे को पहले थोड़ा सा मीठा से प्यार से भी फुसलाना चाहे अभी, और फिर उसके बाद में नहीं मानने से वो थोड़ा धमकी टाइप भी बोलते हैं, देख लेंगे बहुत बोलते हैं। मुन्ना सिंह क्या काम करते हैं? वो पहले तो वहीं कदमा ऑफिस में गाड़ी चलाते थे। किनका? माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जो अभी हैं हम लोग के, बन्ना गुप्ता। हाँ, उनका गाड़ी चलाते थे। पहले वो विधायक थे। जब हम उनको जाने मुन्ना को
इस यही तरह है से कि ये जितना काम भी वो किए हैं, हम आपको पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं करके यही सब किए। और एक तरह से शादी का झांसा दे रहे हैं। हाँ, तो उस समय तो पॉसिबल नहीं था ना, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पत्नी थी और मेरे हस्बैंड के साथ में हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, तो इस चीज को हम कैसे सोच सकते हैं? ये चीज को तो हम नहीं मान सकते हैं। ये मेरा फायदा उठाया, ये अलग बात है, लेकिन अभी तो उसकी पत्नी भी नहीं है और मेरे हस्बैंड से भी मेरा उसका एक ही बहाना था उस समय कि डिवोर्स लेके आओ, तो डिवोर्स भी तो लेके आ गए। मुझे इस मामले में पहली बार बोलने का आवश्यकता महसूस हुआ कि आखिर पीड़ित महिला जो हमारी बहन मातृशक्ति के रूप में दर दर भटक रही है न्याय के गुहार को लेकर के, अब तक इनका न्याय अब तक नहीं मिल पाया। एक तो यह है, जब इनके साथ किसी प्रकार की घटना घटी या किसी छल के रूप में हो या स्वाभाविक हो, ये तो जांच का विषय बनता था, लेकिन इनके प्राथमिकी को भी जिला प्रशासन के लोग स्वीकार नहीं किया। अंततः इनको न्यायालय के शरण में जाना पड़ा और जाने के पश्चात ही वहां से आदेश हुआ संबंधित थाना प्रभारी को कि आप इनके प्राथमिकी को दर्ज करें। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर आज धनबाद जिला युवा कांग्रेस कुमार गौरव के नेतृत्व में सड़कों पर बैलगाड़ी लेकर निकले और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोलियम सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेताजा वृद्धि पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जब पहले गद्दी पर नहीं बैठी थी तो पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों को लेकर कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से सभी सामानों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन आज मोदी गद्दी पर आसीन है। पेट्रोल डीजल के दामों की वृद्धि पर रोक क्यों नहीं लगाते? एक तो आम आदमी कोरोना की कहर से लाचार है, ऊपर से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ त्राहिमाम कर रही है। कुमार गौरव ने कहा कि बढ़ती खाद्य पदार्थों और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी बिल्कुल लाचार हो गया है। मध्यम वर्ग के किसानों के लिए भी यह महंगाई कमर तोड़कर रख दी है, जिससे कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश की आम जनता गहरे संकट में है। पेट्रोल डीजल 100 के पार कर गई है। रसोई गैस की भी कीमत में उछाल हो रही है। अब कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर चुप नहीं बैठेगी। आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप से सड़कों पर जोरदार आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज उठाने में सबसे आगे रहती है। मौके पर पूर्व मंत्री मन्नान मालिक, जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, शमशेर आलम, मनोज सिंह, राजेश्वर यादव, कुमार अभिनव, सीता राणा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। जो पेट्रोल देश को और तेल कंपनियों को 30 से 32 रुपए में मिल रहा है,
वो पेट्रोल मोदी सरकार 100 रुपए से ऊपर बेच रही। यही नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने ये कहा था कि केंद्र सरकार जब तेल के दाम बढ़ाती है तो खाद्यान्न से लेकर सब चीज के दाम बढ़ते हैं और गरीब मरता है। आज जब खुद बैठे हुए हैं सत्ता के शिखर पे तो वो सारी बातें भूल गए। आज उनको ये देखना और ये समझना जरूरी है कि देश का व्यक्ति महामारी से जूझ रहा है और आज दाने दाने के लिए मोहताज हो रखा है। वैसे में तेल कंपनियों द्वारा दामों को इतना बढ़ाना और वो भी सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने हेतु और किसी चीज के हेतु नहीं। आप ये समझिए 32 रुपए का तेल है, उसके ऊपर 3-4 रुपए कमीशन लगता है। उस कमीशन के ऊपर लगभग 34 रुपए केंद्र सरकार, 35 रुपए केंद्र सरकार लेती है। उसके बाद जो केंद्र सरकार जो पैसा लेती है उसके बाद उस पर राजकीय कर लगता है और फिर तेल के दाम तय होते हैं। राज्य सरकारों ने, आप लोगों के जहन में ये प्रश्न हमेशा आता है कि राज्य सरकारें कम क्यों नहीं करती हैं। राज्य सरकारों ने अपने परसेंटेज को बढ़ाया नहीं है, अपने टैक्सेशन को बढ़ाया नहीं है। जो टैक्स आज से 2 साल पहले लगता था वही टैक्स आज लग रहा है। पर केंद्र सरकार ने हर दूसरे महीने, तो दूर की बात है, हर दूसरे जीएसटी काउंसिल के बैठक में इन्होंने केंद्रीय कर बढ़ाए हैं पेट्रोलियम पदार्थों पे। और बिरसा नगर जोन नंबर 3 रमनी काली मंदिर के समीप दर्शन और काफी घनी आबादी होने के कारण कई वर्ष पुराने पुल बना हुआ था, अभी वह जर्जर हो चुका है। विजय गार्डन, आस्था, टेन सिटी और तमाम बिरसा नगर बस्तीवासी आते जाते हैं, कभी भी एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ रहता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता है और यह पुल नहीं बनाया गया तो ध्वस्त हो जाएगा। और सरजू राय विधायक से मांग की गई है कि जल्द से जल्द यह पुल बना दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा बने। क्या बोले देख रहे हम लोग का नाली नाला आज का नहीं है सर, बहुत दिन का है, काफी दिनों से, मेरा बचपना यही बीत गया। और छोटा पुल जब से बना है ऐसे ही है ये रोड। इसमें विजय गार्डन बन गया, बस्तु बिहार बन गया, लुपुंडी जाना हाईवे बन गया, ये पुल का भी जिंदगी भी नहीं सुधरा है ना। अब हम किसको बोलेंगे, हम लोग आम जानता आदमी, इसे तो कोई जानता ही नहीं आदमी। यहाँ पानी भरता है, पानी देता है और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। भारी वाहन भी यहाँ से आना जाना करता है और स्थानीय लोग भी बहुत परेशान है इससे। ये पुल बहुत पुराना हो चुका, कभी भी ध्वस्त हो सकता है। ये पुल NH-33 तक जाती है, जो भारी वाहन भी आना पाना करते हैं यहाँ से और अपना स्थानीय लोग बहुत परेशान है। डीआरएम ने कहा अब दुर्घटना की संभावना कम, रात में फिर हो गई मालगाड़ी की बोगी बेपटरी। अपलाइन की 2 बोगियां ट्रैक से उतरी, आवागमन प्रभावित। पिछले 2 दिनों से लगातार टाटानगर लोको फाटक के पास स्टियार्ड मेन लाइन में रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। चौथी बार मालगाड़ी की बोगियां बेपटरी हुई है। गुरुवार को डिवीजन और मुख्यालय से विशेष टीम 3 बार हुई दुर्घटना का जायजा ले ही रही थी कि चौथी बार अपलाइन में ठीक उसी जगह मालगाड़ी की 2 बोगियां बेपटरी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हल्दिया से मालगाड़ी अपलाइन से टाटा स्टील के यार्ड जा रही थी, जहां मेन लाइन में 2 बोगियां पर बेपटरी हो गई। जानकारी मिलते ही ARM घटनास्थल पर पहुंचे, रिलीफ ट्रेन को इसकी सूचना दी, जहां रिलीफ ट्रेन घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। इधर इस घटना से अप डाउन दोनों लाइनें प्रभावित हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि शाम के समय चकत्तरपुर मंडल के DRM विजय कुमार साहू ने पत्रकारों से वार्ता कर 3 बार हुई घटना के पीछे वैगन और ट्रैक की समस्याओं को बताया था और बताया था कि पुनः दुर्घटना न हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। पर रात के वक्त पुनः घटना की पुनरावृत्ति हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार घट रही घटना में आखिर चूक कैसे और क्यों हो रही है। वक्त रहते अगर उत्पन्न हो रही समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। जमशेदपुर के TSPDL में कार्यरत उमेश झा नामक ट्रक चालक की मौत गुरुवार को कंपनी परिसर में ही हो गई थी। उनके आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर परिजनों ने कंपनी गेट को जाम किया। गौरतलब हो कि उमेश झा कंपनी में वर्षों से कंपनी के अंदर और बाहर ट्रक चलाते थे और गुरुवार को जब वे कंपनी के अंदर ही थे तभी वहां उनकी मौत हो गई थी, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें मृत अवस्था में MGM अस्पताल में छोड़कर वहां से भाग निकले। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उन्हें परिजन इस पर आक्रोशित हो गए और शुक्रवार को कंपनी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें इंटेक के नेताओं भी अपना समर्थन इन्हें दिया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधन ने अपने पल्ले को झाड़ते हुए उमेश झा को MGM में मृत अवस्था में छोड़ दिया और परिजनों को इसकी सूचना तक नहीं दी, जिससे कंपनी प्रबंधक शक के घेरे में आती है। इन्होंने कहा कि मृतक अपने पीछे 4 बेटियां और 1 बेटा और पत्नी को छोड़ गए हैं, जिस कारण मृतक के आश्रित को नौकरी एवं 20 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग इन्होंने उठाई है। जी बताइए, आप लोग गेट क्यों जाम किए हैं?
गेट जाम किए हैं कल हम लोग का बस्ती के 12 माइल लॉन टाउन बस्ती से, है ना, एक हमारे रिलेटिव हैं जो कि यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। उनका कल किसी गाड़ी से दुर्घटना हो गया कंपनी के अंदर में, लेकिन ना तो कंपनी प्रबंधक ना प्रशासन सही ढंग से हम लोग के साथ में व्यवहार नहीं किए। प्रशासन भी केस लेना नहीं चाह रहा था, बोल रहा था कल सुबह आइए, जबकि इस तरह का घटना होने पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस तरह से काम नहीं किया। फिर सुबह में हम लोग पूरा परिवार के लोग आए प्रबंधक से बात करने के लिए। हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन प्रबंधक का कोई भी आदमी, है ना, जल्दी एक्टिव में नहीं आया। अभी बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद जाके फिर, है ना, कंपनी से कुछ आदमी आके, है ना, हम लोग को जो घर का गार्जियन था वो लोग को लेके गया बातचीत के लिए। प्यार ना कोई मजहब देखता है, ना कोई सामाजिक बंधन, कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। ऐसा ही एक वाकया झारखंड के आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में सामने आया है, जिसे आधुनिक भारत लफ्जी हाथ का नाम देता है। उसे प्रेमी युगल इश्क कहते हैं, और इश्क जब परवान चढ़ता है तो वही होता है जो जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के 2 छात्र छात्राओं ने किया। दरअसल वर्कर्स कॉलेज के इंटर फाइनल ईयर के छात्र सत्यम कुमार ओझा को सरायकेला खरसावां जिले के कपाली क्षेत्र की युवती सौम्या परवीन के साथ इश्क हो गया था। दोनों का इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने गुरुवार को जमशेदपुर के सांची स्थित शीतला मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे ले लिए। अब समाज के ठेकेदारों को इनका यह आचरण कहां पचने वाला था। दोनों के परिवार इन जघन्य अपराध के खिलाफ हो गए और दोनों के परिजन एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। परिजनों के रुख को देखते हुए प्रेमी युगल ने सांची थाना पहुंचे, जहां दोनों ने अपनी जान बचाने को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की बातें कही, वहीं दोनों ने किसी कीमत पर एक दूसरे से जुदा होने से इनकार कर दिया। दोनों ने खुद को बालिग बताया कि ये लड़की 1 साल से हम लोग प्यार कर रहे हैं और मेरा फैमिली और उसका फैमिली खिलाफ है। और मेरे घर उसका फैमिली कल भी आया था, उससे पहले भी आया था, धमकी दे रहा कि तुमको जान पे अगर लड़की उसको मेरे साथ दिखी तो जान से मार देंगे। आज देखा मेरे को रोका तो हम बोले कि चलो थाना चलो, तो लड़की को रोक लिया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते थाना में आया, तो फिर थाना को ले जाके मैं लेके गया। उस वाले लोग आए तो फिर अभी फिर गए कपाली थाना में केस करने। कहाँ पर शादी की है आप लोग? हम लोग शीतला मंदिर साकी में था जी शादी। कब की है शादी? कल दोपहर में। तो अभी पुलिस कहाँ से बुलाया आप लोग? अभी पुलिस बुलाया नहीं, हम खुद थाना आए थे। जोर से बोलो ना। क्या सुमैया परवीन। आप लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं? 1 साल से। शादी कब किए थे आप लोग? 13 तारीख को। घर लड़की के घर वाले आपके कह रहे हैं कि मतलब लापता थे, आरोप लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? बस हम लोग दोनों साथ में रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। अब घर वाले का क्या कहना है? घर वाले का कहना है कि साथ में रहेंगे, अलग रहेंगे, दूसरा शादी नहीं करेंगे। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं बस हम लोग दोनों साथ में रहे, कुछ यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बालिग है, आप अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं? अपनी मर्जी से आप लोग शादी कहाँ किए थे आप लोग? शीतला मंदिर। अरगोड़ा स्थित रांची सांसद संजय सेठ के कार्यालय में प्रगति 2 पुस्तक का विमोचन भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, रांची विधायक सीपी सिंह ने किया। इसके साथ ही रांची सांसद संजय सेठ के द्वारा स्थापित बुक बैंक में लाखों पुस्तक उपलब्ध है। बुक बैंक की स्थापना लगभग 1 साल पहले से ही सांसद संजय सेठ ने किया था और आज इस बुक बैंक में लगभग 1 लाख से अधिक बुक उपलब्ध है। कई बच्चे आकर बुक ले जाते हैं और पढ़ने के बाद वापस भी करते हैं। बुक लेने का जो माध्यम है, सिर्फ आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा करके आप बुक ले जा सकते हैं। इस कार्य के लिए बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि सांसद द्वारा इस तरह का समय निकालकर जो काम कर रहे हैं बेहद सराहनीय है। इसके लिए उन्हें हम तहे दिल से बधाई देते हैं। इनके इस कार्य से काफी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। संजय जी ने इसको काफी मेहनत किया है, परिश्रम किया है। और भी उस समय पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। आप समझ सकते हैं अभी कोरोना का काल चल रहा है, 2020 का भी वही, 2021 में भी वही। और उन कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने जो काम किया है, उन्होंने बड़ी हिम्मत कर अपने कामों को इन पुस्तकों में हम सब ने काम किया, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के कोरोना काल में हर ऐसी चीज जनता के बीच में लेके गए जो आवश्यकता थी। उन सबको भी समेटने का काम हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी मैगजीन ताकि इससे हौसला अफजाई भी हो, आगे काम करने का और अवसर भी हो।
कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के पूर्व से ही तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। राज्य के कई जिलों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से तैयारी की गई है। हालांकि तीसरी लहर किस रूप में आती है यह देखने की बात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग इसको लेकर पैनी नजर बनाए हुए है। साथ ही इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। ये कहना है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। आज अपने प्रत्येक गांव नेमरा पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में परिस्थितियां भ्रमित करने वाली होती है। लोगों में भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कोरोना संक्रमितों की पहचान में कई तरह की अड़चनें आती है। राज्य में कोरोना जांच के लिए बड़े पैमाने पर मशीनें खरीदी गई है। इसे जल्द से जल्द संचालित की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कर संक्रमितों की पहचान कर पाने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य सुविधा में संसाधनों को लेकर जो हमारे पास हैं उपलब्ध और जो लहर के दौरान जरूरत महसूस होगी या आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा। और इस विषय पर विभाग, आपदा विभाग सभी लोगों की पैनी नज़र है। और चूँकि झारखंड वैसे संसाधनों में तो राज्य में कमी है ही, इसके बावजूद आप लोगों को याद होगा पहली लहर दूसरी लहर को झारखंड प्रदेश में कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसका प्रबंधन किया। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.